हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल फैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी आर्मल टी2 एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी आर्मल में टी2 में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है, उसी लेवल का मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों जितना आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, आपका व्हाट्सअप ग्रुप हो, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो, इसको वीडियो को शेयर कर दिएगा, जिससे जो भी यूपी आर्मल टी2 का फॉर्म फिल किए हों, प्रिपरेशन कर रहे हों, उनको काफ़ी इस पर हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंक्रोनस मोटर का उत्तेजन जब 100% से अधिक होगा तो शक्ति गुणक का मान पश्चगामी होगा, अग्रगामी होगा, या इकाई होगा, या शून्य होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका सिंक्रोनस मोटर का उत्तेजन उत्तेजन का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे है एक्साइटेशन से है। जब इसके सिंक्रोनस मोटर के जब रोटर को हम एक्साइट करते हैं 100% से अधिक पर, तो उस टाइम पावर फैक्टर आपका क्या होगा, अग्रगामी होगा, पश्चगामी, या इकाई, या शून्य, क्या होगा, वही आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं, सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसको स्टार्ट करने के लिए यानी कि एक्साइट करने के लिए बाहर से एक डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। जब इसके रोटर को स्टार्ट करने के लिए बाहर से एक डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। जब इसको डीसी सोर्स इसको एक्साइट किया जाता है इसके सिंक्रोनस मोटर के रोटर को, तो उस टाइम क्या होता है कि इस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इसके शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर पर, और आपके विरोधी विद्युत वाहक बल पर, आर्मेचर धारा पर, इन तीनों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 कंडीशन निकल के आती हैं। जब इसका एक्साइटेशन 100% से कम पर किया जाता है, यानी कि जब इसका उत्तेजन 100% से कम पे होगा, तो उस टाइम क्या होता है, पावर फैक्टर का मान जो होता है वो लैगिंग होता है, यानी कि पावर फैक्टर का मान जो होता है वो पश्चगामी होने लगता है। ठीक है। तो और जो सेकंड कंडीशन आपके निकल के आती है यहाँ पे, जब इसका एक्साइटेशन, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक्साइटेशन इसका मतलब उत्तेजन 100% से अधिक पर होगा, तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका पावर फैक्टर होता है वो लीड करने जाता है, यानी कि अग्रगामी हो जाता है। थर्ड यहाँ पे कंडीशन दोस्तों निकल के आती है, जब इसका एक्साइटेशन 100% पे होता है, तो उस टाइम क्या होता है, बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट होती है, बहुत छोटे गोल से हल्का सा वो पश्चगामी हो जाती है। ठीक है। ये करंट जो होती है। और फिर बात करते हैं इसके मिड पॉइंट पर। मीन्स यहाँ पे मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ना ही इसकी धारा पश्चगामी होगी, ना ही अग्रगामी होगी, ना ही मतलब लीडिंग होगा, ना ही लैगिंग होगा। तो उस टाइम क्या होता है कि पावर फैक्टर का जो मान होता है वो यूनिटी मिलता है, यानी कि इकाई शक्ति गुणक यहाँ पे प्राप्त होता है। दोस्तों अब मैं आपको फेजर डायग्राम बनाकर वो दिखा दूंगा, बट ये क्वेश्चन फिर आपका जेई लेवल का हो जाएगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैं सोचा डिटेल आपको बता दूं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर का उत्तेजन जब होता है 100% से अधिक होगा, तो शक्ति गुणक का मान क्या होगा। दोस्तों तब शक्ति गुणक का मान जो होगा आपकी, वहाँ पे सेकंड कंडीशन लागू होती है, यानी कि शक्ति गुणक आपका अग्रगामी हो जाएगा, यानी कि लीडिंग हो जाएगा। दोस्तों बता दूं कि सिंक्रोनस मोटर को अगर पूछते आपको एग्जाम में क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर को हम कैसे इसको सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, तो इस पर दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग करके इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जा सकता है सिंक्रोनस मोटर को। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 होगा कि टेबल फैन के ब्लेड का कोण कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टेबल फैन जो होते हैं उसके जैसे कि टेबल फैन होते हैं आपके यहाँ पे, सपोज दैट ये टेबल फैन का रोटर लगा हुआ, ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे ये ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है। तो इसके बीच का जो यहाँ पे ये एंगल होता है, ये पूछ रहा है ये कितना होता है। तो दोस्तों जो एंगल होता है यहाँ पे आपकी, ये 15 से 20 डिग्री होता है। ठीक है। कितना, 15 से 20 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सा ऐसा कनेक्शन होता है। तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन जो होता है इसमें आपकी न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। जैसे कि स्टार में आपका जैसा कि स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में आपका एक यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। ठीक है। ये सही न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से निकाल लिया था। बट जो डेल्टा होता है, डेल्टा में आपका डेल्टा में आपका
यहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको ध्यान देने लगे, ठीक है। न्यूट्रल की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं न्यूट्रल की ज़रूरत यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। चलते दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 होगा, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, ये सिंगल वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर होता है जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तुल्यकाली मोटर का बैक ईएमएफ निर्भर करता है। तो दोस्तों तुल्यकाली मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका बैक ईएमएफ जो निर्भर करता है वो डीसी उत्तेजन पर करता है। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि एक्साइटेशन पे इस पर इफेक्ट पड़ता है, तो दोस्तों बैक ईएमएफ जो निर्भर करता है वो डीसी एक्साइटेशन यानी कि डीसी उत्तेजन पर इस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर, क्रोड। तो दोस्तों ब्रीदर भी आपका ट्रांसफार्मर का भाग है, कंजर्वेटर भी है, क्रोड भी है, आर्मेचर आपका जो होता है ये आपका मोटर की आप भाग होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, आर्मेचर आपका ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का क्या उपाय है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट लॉसेस होते हैं जो आपकी ये होते हैं कोर में, तो कोर में जो लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए कोर को लेमिनेट किया जाता है, यानी कि उसके कोर को लेमिनेशन किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एडी करंट लॉसेस होते हैं उसको कम किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा कि जो है भंवर धारा हानि को रोकने के लिए आपको कोर को लेमिनेट किया जाता है। जो ये कोर बनाई जाती हैं सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को काट के बनाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, एक घर की वायरिंग परिपथों में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं? दोस्तों हमारे घरों में जो सर्किट होते हैं जिसमें लैंप लगे होते हैं, सारे ज़्यादातर जो लैंप होते हैं उसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कनेक्शन जो किया जाता है वो पैरेलल में किया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का पैरेलल में जो है आपकी वायरिंग की जाती है। इसके फ़ायदे क्या है पैरेलल में करने की, मतलब इसके क्या प्रॉफिट है कि जो इसे पैरेलल में की जाती है? दोस्तों पैरेलल में करने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे सपोज दैट आपने अगर सीरीज में कर दिया, सीरीज में कर दिया कि अगर आपके एक रूम की जो है लाइट फॉल्ट आ गया, तो वहाँ पे एक आपका ट्यूबलाइट ख़राब हो गया, फॉल्ट आया, तो सारी वहाँ पे लाइनें आपकी जो है ट्यूबलाइटें फिर ख़राब हो जाएगी सारे रूम की। बट अगर पैरेलल में कनेक्शन होता है तो जिस रूम की लाइट आपकी जो है फॉल्ट हुआ है उसी रूम के वहाँ पे फॉल्ट रहेगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और अदर जो आपके रूम से उसमें लाइट सप्लाई जो है जाती रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, सभी समानांतर यानी कि पैरेलल क्रम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति डैश होती है? दोस्तों इंडक्शन मोटर के जो रोटर में करंट होती है, रोटर करंट की आवृत्ति और आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें संबंध होता है। मैं आपको बता दूं एफ आर इजकल टू होता है, यानी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर आपकी होती है स्लिप इनटू आपकी सप्लाई आवृत्ति की, ये इसमें संबंध होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है, यानी कि जो आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी, रोटर की करंट फ्रीक्वेंसी और आपके जो स्लिप गुणे सप्लाई आवृत्ति की ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युतीय नियमानुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी डॉट डॉट से कम ना हो। दोस्तों जो विद्युत नियमानुसार जो मुख्य स्विच बोर्ड जो आपके मेन स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं वो फर्श से जो उसकी हाइट होती है उसको लगभग जो है 1.5 मीटर पे इसको लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1.5 मीटर इसकी लगभग इसकी डिस्टेंस होती है जहाँ पे इस स्विच बोर्ड को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सामान्यतः निम्न में से किस डीसी मोटर के साथ किया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है शंट व कंपाउंड दोनों मोटरों में किया जाता है, जो 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं आपका 2 पॉइंट स्टार्टर का, तो उसका जो होता है सीरीज मोटर में आपका इसका उपयोग किया जाता है 2 पॉइंट स्टार्टर का। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
पिन इंसुलेटर का उपयोग कितने वोल्टता तक किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिन इंसुलेटर जो होता है इसको एक नाम से और जानते हैं, स्पेंडल इंसुलेटर इसको कहते हैं। क्या? स्पेंडल इंसुलेटर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पिन इंसुलेटर का उपयोग जो होता है इसका जो होता है अधिकतर इसका उपयोग जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, आपके 11 केवी में जो हमारे घरों जो लाइनें आती हैं, आप देखे होंगे गाँव अपने, अधिकतर इसमें जो है इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो है ये क्वेश्चन पूछा है कितने वोल्ट तक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग किया जा सकता है 11 केवी से 33 केवी तक इसका जो है प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पिन इंसुलेटर का उपयोग हम 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 11 केवी में ही इसका ज़्यादातर यूज होता है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं। दोस्तों जो नैंड और नॉर गेट होते हैं इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम एंड और नॉट गेट का निर्माण करते हैं, यानी कि इनको जो है हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जाता है, नैंड और नॉर गेट को। इनका मैं आपको सिंबल दोस्तों बता दूं, यहाँ पे सिंबल इसका कैसे होता है। जैसे कि आपका नैंड गेट का जो सिंबल होता है कुछ आपका जैसे कि डी आप बनाते हैं, कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है। यहाँ पे जो इसका होता है एक्सप्रेशन होती है, यहाँ पे पॉइंट आपका इनपुट दिया जाता है, ए बी इनपुट दे दिए, फिर यहाँ पे जो आपका होता है कुछ इस तरह से इसका एक्सप्रेशन होता है। दोस्तों बता दूं आपको मैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो आपका होगा यहाँ पे ए इंटू बी, इस तरह से इनका एक्सप्रेशन होता है। कुछ इस तरह से इसका जो है नैंड गेट का सिंबल होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों नॉर गेट का सिंबल कैसे बनता है। जो नॉर गेट का बनता है कुछ आपका इस तरह से बनता है ऐसे करके। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये इस तरह से कुछ आपका ये नॉर गेट का जो होता है, नॉर गेट इसका सिंपल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इनपुट दिया जाता है ए बी, ठीक, कुछ इस तरह से इसका सिंबल बनता है। इसका एक्सप्रेशन जो होता है दोस्तों वाई इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ठीक, इंटरसेक्शन, ये इसका जो है आपका जो है सिंबल होता है नॉर गेट का। दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 होगा, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर का उपयोग होता है। तो दोस्तों जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, यहाँ पे पूछा है डेल्टा स्टार्टर जो होते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कॉन्टेक्टर जो लगे होते हैं दोस्तों, उसमें आपके 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। जो मेन कॉन्टेक्टर होते हैं आपके 3 ही कॉन्टेक्टर होते हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होता है। तो टोटल आपके यहाँ पे जो आपके कॉन्टेक्टर जो होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं, बट यहाँ पे जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे 3 ही राइट होता है अगर वहाँ पे ऑप्शन में है, क्योंकि जो मेन कॉन्टेक्टर इसका यूज होता है जो आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर में, वो मेन 3 ही कॉन्टेक्टर होते हैं, एक आपका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होता है, तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 ही कॉन्टेक्टर हम काउंट किया जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 कॉन्टेक्टर होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 होगा, किस पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है। तो किसी जो पावर ट्रांसफार्मर जो पीटी होता है उसकी जो टेपिंग स्विच होती है किससे जुड़ी। दोस्तों जो टेपिंग स्विच होती है वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ी होती है, ठीक है, द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर यानी कि इसको पीटी भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिसको हम जिससे जो है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसको नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 आ जाएगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों सबको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपके अन्योन प्रेरण पर काम करता है। किस पे? अन्योन प्रेरण पे ये आपका कार्य करता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 होगा, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें सबसे अधिक जो होती है वो हीट उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। उसी के लिए जो है इसमें कूलिंग की जाती है, ऑयल में आपकी ये वाइंडिंग डूबी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाइंडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ट्रांसफार्मर जो है सबसे अधिक जो गर्मी होती है आपकी वाइंडिंग में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, पैरामिट यानी कि पैरामिट ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है। दोस्तों इसे ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार की मशीन ही तो है। जैसे कि आपका
मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, मशीन है, उसी प्रकार आपका ट्रांसफार्मर मशीन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है किस प्रकार की मशीन है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो आपकी मशीन है वो स्थैतिक मशीन है। स्थैतिक मतलब होता है स्टैटिक मशीन है। मतलब यहाँ क्या होगा दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो आपके जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो होते हैं सब जो है स्थित होते हैं, कोई भी रोटेशनरी पार्ट नहीं होता, जैसे कि आपकी मोटर जनरेटर में होते हैं जिसमें रोटेशनरी पार्ट होते हैं, बट इसमें जो है आपके रोटेशनरी पार्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है इसको ट्रांसफार्मर को हम स्टैटिक मशीन भी कह सकते हैं या स्थैतिक मशीन कहा जाता है ट्रांसफार्मर को, क्योंकि इसमें जो है कोई आपका चल पार्ट नहीं होता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 19 होगा ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो इफ़िशियंसी होती है 90 से लेकर के 98% तक इसकी इफ़िशियंसी यानी कि दक्षता होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगी कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो अपना ऑप्शन आपको देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया होगा वो उसी ऑप्शन पे आपको टिक करना होता ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन नंबर आपका 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है नाइक्रोम को अधिकतर कहाँ प्रयोग किया जाता है। जो नाइक्रोम का वायर होता है उसका अधिकतर यूज़ कहाँ होता है। तो दोस्तों जो हमारे घरों में हीटर होते हैं, देखेंगे यहाँ पे जो हीटर की कॉइल होती है उसमें अधिकतर जो होता है नाइक्रोम के तारों का यूज होता है। ठीक है, तो यानी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, हीटर कॉइल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 21 होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती, बढ़ती है, घटती है, दुगनी हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ते। दोस्तों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, अगर उनकी प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो पूछा कि धारिता क्या होगी। दोस्तों आपको जो है फार्मूले समझाता हूँ। जो कैपेसिटेंस होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी किसकी दूरी का। ठीक है, ये इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पे हम जो है ये पूछा क्वेश्चन में कैपेसिटर के बीच की दूरी, अगर यहाँ पे दोस्तों हम दूरी हम यहाँ पे दूरी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है कि इसकी धारिता घट जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे धारिता बढ़ाएंगे तो दूरी आपकी घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होगी। तो दूरी अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो आपकी धारिता होगी कैपेसिटेंस होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जो है पैरेलल कैपेसिटर में प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता जो होती है वो घटती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा 21 में। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा। 66 किलो वोल्ट यानी कि 66 केवी जो भूमिगत लाइन होती है प्रयोग में किए जाने वाला केबल है। जो 66 केवी की आपकी जो अंडरग्राउंड जो आपकी केबल होती है, लाइनें होती हैं, उसमें जो है कौन सी केबल यूज किए थे। दोस्तों उसमें जो यूज होती है आपकी EST केबल यूज होती है। क्या EST मतलब क्या हो दोस्तों, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का यूज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन। क्वेश्चन नंबर 23 है EMF का पूर्ण रूप है। दोस्तों EMF का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि MMF का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका MMF का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, आपको ये याद रखना है। EMF का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आपका MMF का मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 होगा। लघु संचरण लाइन की लंबाई कितनी होती है। जो हमारी लघु संचरण लाइन मतलब दोस्तों क्या, आपके ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, जो आपके जो लघु संचरण लाइन होती है, आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है शॉर्ट वाली, उसकी यहाँ पे जो है लंबाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो होती है लगभग 80 किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है, जो लघु संचरण लाइन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगर बात करते हैं दोस्तों हम आपकी मध्यम संचरण की, जो मध्यम संचरण लाइनें होती हैं, ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं आपकी, वो 80 से लेकर के 250 किलोमीटर तक इसकी जो है लंबाई होती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों हम दीर्घ संचरण लाइन की जो होती हैं, वो 250 किलोमीटर से अधिक जो दूरी की होती हैं, उसमें जो है आपकी दीर्घ संचरण लाइन का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ संचरण लाइन का यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 25 होगा। DC की अपेक्षा AC पारेषण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है DC की अपेक्षा AC पारेषण मतलब होता है दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, इसका लाभ क्या है।
इसकी निम्न लागत पारेषण या सरलता वोल्टता परिवर्तन या सरलता से डीसी में परिवर्तन या उपरोक्त सभी। दोस्तों डीसी की अपेक्षा आप सबको पता है कि इसका सारे प्रॉफिट यहाँ पे है। इसके निम्न लागत पे इसका जो है ट्रांसमिशन किया जा सकता है, इसकी आसानी इसकी वोल्टता में परिवर्तन भी किया जा सकता है, और इसको जो है सरलता से डीसी में एसी को डीसी में आसानी से रेक्टिफायर के माध्यम से परिवर्तन भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए आप इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आउट ऑफ 25 में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितने भी आपके ग्रुप हो वहाँ पे शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।